यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ग्रीन कार्ड होल्डर डॉक्टर फणींद्र भूषण जी का घर था। बहुत ही अमीरी दिखावट के साथ और बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपना घर बनाया था। पत्नी सावित्री और छोटी बेटी अनामिका के साथ भूषण जी खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन सावित्री चांद दिखाते दिखाते अपनी छोटी बेटी अनामिका को अपने हाथों से वो खाना खिला रही थी। माँ, सच में ये चांद तो देखने में बहुत सुंदर है। हाँ बेटा, अगर हम छू ले उनकी खूबसूरती कम ना हो जाए, इसीलिए तो वो आसमान में छुपे रहते हैं। क्या वहाँ सिर्फ चांद ही रह सकते हैं माँ? नहीं बेटा, तारे, बादल, वहाँ पे सब कुछ है। वहाँ पे धरती और पानी भी है, लेकिन हमारे लिए आँखों से देखना संभव नहीं। वहाँ के लिए वैज्ञानिक चाहिए जो वहाँ पे प्रयोग करे। फिर मैं एक साइंटिस्ट बनूंगी, वहाँ मैं चांद पे जाऊंगी और चांद पे जाके मैं एक तस्वीर भी लूंगी। इस तरह छोटी अनामिका मनी मन एक दृढ़ संकल्प ले लेती है। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन सावित्री गुजर जाती है। अनामिका परिशोधन सेंटर में जूनियर साइंटिस्ट के तौर पे ज्वाइन करती है। उनके बड़े से घर में एक कमरा था जहाँ डॉक्टर सावित्री की तस्वीरें थी, जीते हुए प्राइजेस थे और उनके इस्तेमाल किए हुए कुछ सामान जिसे वो जान से भी ज्यादा मानते थे और उनकी साफ सफाई करते रहते थे। उस दिन वो अपनी बेटी अनामिका के साथ आते हैं जो कि मॉडर्न ड्रेस पहनी थी और अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने आके कैंडल जलाते हैं। सावित्री, आज तुम अगर जिंदा होती तो तुम उत्साहित हो जाती और कहती बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी की उम्र हो गई है और मुझसे आके लड़ाई करती। अब मैं भी चाहता हूँ कि हमारी बेटी अनामिका की शादी हो, तो फिर तुम ही अपनी बेटी को पहले शादी के लिए राजी कराओ। माँ, मैं अब परिशोधन केंद्र में जूनियर साइंटिस्ट के तौर पे अब काम करने लगी हूँ। मुझे अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। मेरा तो सपना है कि मैं खुद का एक रॉकेट बनाऊं और चांद में जाके अपनी इच्छा पहले पूरी करूं। अभी शादी की बात लेकर आप पिताजी से कहें कि वो मुझे परेशान न करे और सपनों को अंधेरे में न ढकेल दे। अब तुम ही समझाओ माँ। बेटा, बचपन से ही मैंने तुम्हारे पसंदीदा कपड़े खरीदे, तुम्हारे पसंदीदा किताब, तुम्हारे लिए बैग, ऐसा तक कि जो पढ़ना था तुम्हें वही पढ़ाया। पर शादी के मामले में मैं जो फैसला लूंगा वही आखिरी होगा। शादी करूंगी पिताजी, जरूर शादी करूंगी, पर जिस दिन मेरा सपना पूरा हो जाएगा मैं उस दिन शादी करूंगी। देखो बेटा, पहले शादी कर लो, अगर बाद में तुम्हारी सासू माँ ने मंजूरी दे दी तो अपना सपना पूरा कर लेना। पर अभी मैं बस अपने बातों पर अमल करूंगा जो तुम्हारी माँ के मरने से पहले उसे वादा किया था। मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें पाल पोस के बड़ा करूंगा और फिर तुम्हारी शादी देके ससुराल भेजूंगा। वही करूंगा मैं। शादी तो कर रहे, पर आपने मेरे लिए कोई लड़का देखा है? अभी से नहीं, बहुत पहले से देखा है। हमारी यहाँ पैदाइश नहीं है, हम पैदा लिए हैं एक छोटे से गांव गोदावरी पल्ली नाम के जगह में। वहाँ मेरा एक दोस्त है प्रसाद नाम का, उसने मुझे बहुत मदद की है। अभी हमारे पास बहुत पैसे हैं ना पिताजी, उसे आप दुगना तिगुना होने के लिए दे दीजिए। पर मुझे चांद पे जाना है पिताजी, अभी मुझे शादी नहीं करनी। ऐसा कह के अनामिका वहाँ से चली जाती है। फणींद्र बाबू अपनी पत्नी सुनंदा की तस्वीर देखने लगते हैं। ठीक उसी वक्त गोदावरीपल्ली गांव में शारदा और प्रसाद, जिनके 10 एकड़ जमीन थे, उस जमीन पे वो तरह तरह के फसल उगाते हैं और उसे बेचकर बहुत पैसे कमाते हैं। साथ ही साथ गरीबों की मदद भी किया करते हैं। उनका मानना था कि मानव सेवा में ही ईश्वर की सेवा है। उनका 30 साल का रमेश नाम का एक नौजवान बेटा था। वो गांव में ही रहता था, खेतीबाड़ी का देखभाल करता था और बहुत ही मिलनसार था। सभी उन्हें बड़े प्यार से छोटा बाबू कह के बुलाया करते थे। एक दिन प्रसाद और फणींद्र बाबू फोन पर बातचीत कर रहे थे। फिर भूषण अनामिका की फोटो भेजते हैं और उधर से प्रसाद भी रमेश की तस्वीर भेज देते हैं। भूषण यहाँ अनामिका को रमेश की तस्वीर दिखाते हैं और वहाँ प्रसाद रमेश अनामिका की। पर अनामिका अपनी राय नहीं देती है। अब चूंकि कुछ करने को ही नहीं था, इसीलिए भूषण अनामिका को लेकर प्रसाद के घर चले जाते हैं। वहाँ जाके बातचीत होती है। मैं रमेश जी के साथ अकेले में बात करना चाहती हूँ। अनामिका के कहने पे रमेश अनामिका को अपने घर से थोड़ी ही दूर में एक फूलों के बगीचे में ले जाता है। वहाँ अनामिका जाके अपनी पढ़ाई लिखाई और अपने सपनों के बारे में बताती है। देखो अनामिका, तुम विभिन्न देशों में गई हो, बहुत पढ़ी लिखी हो,
मैं तुम्हें पसंद भी करता हूँ और सबसे बड़ी बात तुमसे शादी करने को कोई आपत्ति भी नहीं। पर सबसे बड़ी बात, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तुम्हारे सपने, तुम्हारी आशा, तुम्हारी इच्छा, इनका मैं सम्मान करता हूँ। हमारा आम का बगीचा है और वहाँ पे गेस्ट हाउस भी है। जब मैं कह रही हूँ कि शादी नहीं करनी, वहाँ तुम कह रहे हो कि तुम्हारे यहाँ गेस्ट हाउस है। मुझसे शादी करोगी तो तुम्हारे सपने, सारे इच्छे पूरे हो सकते हैं। और अगर तुम कहती हो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, तो किसी और से शादी करके तुम अपने सारे सपनों को खत्म भी कर सकती हो। रमेश की बातें सुन के अनामिका सोच में पड़ जाती है। हमारे गेस्ट हाउस में तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैं सब लाके तुम्हें दे दूंगा। तुम वहाँ पे रॉकेट बनाओ, चांद पे जाओ, तुम्हारी जो मर्जी करो। वहाँ पे बैठ के अपना सारा काम करो और अपनी सारी इच्छाओं को पूरी करो। हर कदम पे मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे माता पिता ये मान लेंगे? मेरे माता पिता के लिए तुम एक मात्र बेटी भी हो, बहू भी हो। अगर हम समझाएंगे तो जरूर समझेंगे। रमेश की बातें सुन के अनामिका शादी के लिए तैयार हो जाती है। फिर बड़े धूमधाम से अनामिका और रमेश की शादी हो जाती है। अनामिका गेस्ट हाउस में सुबह शाम कड़ी मेहनत करती है रॉकेट बनाने के लिए। अब चांद पे जाने का सही वक्त आ ही गया। सास ससुर के आशीर्वाद से और पति के प्रोत्साहन से अनामिका एक दिन रॉकेट पे बैठ जाती है। तभी शारदा कहती है, बहू, तुम्हें इतनी दूर भेजने को मेरा जी नहीं कर रहा है। बेटा रमेश, जाओ जाके कार ले आओ। कार क्यों माँ? पता नहीं कब लौट के आऊं, 2-4 सेट कपड़े ले लेती हूँ, उसी के साथ थोड़ा खाना बांध लेती हूँ, जैसे रोटी, पूरी, चिकन करी और साथ में थोड़ी चटनी। उनकी ऐसी बातें सुन के अनामिका मुस्कुरा के कहती है, वो सब की जरूरत नहीं माँ जी, आप ऐसे ही आइए। ऐसा कह के शारदा रॉकेट में बैठ जाती है। फिर रॉकेट आसमान में उड़ने लगती है। अनामिका एक एक चीज देख रही थी, बादलों को चलते हुए, ग्रहों को घूमते हुए, वो सब कुछ देख पा रही थी। फिर सास बहू चांद पे जाके अपना कदम रखते हैं। चंद्रमा में उतर के वो चांद में कुछ तस्वीरें लेते हैं। फिर से सास बहू दोनों रॉकेट में बैठ के घर वापस लौट आती है। गोदावरी पल्ली गांव में पश्चिम दिशा के अंत में एक मिट्टी का घर था। उस घर में गरीब सास और बहू रानी रहती थी। उन दोनों के पति प्रसाद और रमेश ज्यादा कमाने के लिए दूसरे देश में काम करने गए थे। सास बहू दिहाड़ी मजदूरी का काम कर रही थी और उन्हीं पैसों से अपना गुजारा चला रही थी। एक रात बहुत प्यास लगी थी, इसीलिए अनामिका दिए के बत्ती लेकर पानी पीने के लिए जाती है। घड़ा कमरे के अंत में रखा हुआ था। जब वो जा ही रही थी तो खिड़की से वो झांक कर बाहर देखती है। उनके घर से थोड़ी ही दूर पे एक पत्थर के ऊपर 2 चोर बैठे थे, सुधाकर और मलेश, और वो दोनों पैसे, सोना, ये सब चोरी करने की बातचीत कर रहे थे। उसने ध्यान से सुना, इसीलिए थोड़ा बहुत सुन पाई, पर जैसे ही अनामिका ने उन्हें देखा तो वो बहुत ज्यादा डर गई। बाप रे, लुटेरे! अब जैसी आवाज आएगी वो घर के अंदर घुस आएंगे और हमें मार डालेंगे। इसीलिए बिना आवाज किए हुए मुझे चुपचाप सासू माँ के पास जाना होगा और फिर मुझे सारी बात बतानी होगी। हाय रे! ऐसा सोचकर वो जिस लिए आई थी वो बात भूली गई और धीरे धीरे अपनी सासू माँ के पास गई। उन्हें हिला के जगाने की बहुत कोशिश की, पर सासू माँ नींद की हालत में कहने लगी, अरे बहू रानी, ये क्या, तुम्हारे लिए ही तो घर के बगल में बाथरूम बनाया था। अरे सासू माँ, मैंने बाथरूम जाने के लिए आपको नहीं जगाया। चोर है सासू माँ, बाहर चोर है। जैसे ही शारदा ने चोर का नाम सुना, शारदा की नींद उड़ गई। वो बहुत डर गई। वैसे हमारे घर में है ही क्या जो चोरी करेंगे? हमारे घर पे नहीं है सासू माँ, घर के पास के ही एक बड़े से पत्थर पे 2 चोर बैठे हुए हैं। इतनी रात में तुम वहाँ क्या करने गई थी? मैं? हाय भगवान, बाथरूम में जाने के लिए मैं आपको जगाती हूँ ताकि आप मेरे साथ चले, और इस बीच रात में मैं अकेले जाऊंगी उन पत्थरों के पास। अब क्या कह रही है माँ जी? फिर तुम्हें कैसे पता चला वहाँ चोर बैठे हैं? शारदा के इस सवाल पे अनामिका कुछ जवाब ना देते हुए शारदा को सीधा उस खिड़की के पास ले जाती है। फिर वहाँ से थोड़ी दूर पे बैठे उन चोरों को वो दिखाती है। शारदा उन चोरों को देखती है, फिर बिना कुछ कहे उसे लेकर अपने कमरे में आती है। सास बहू बिस्तर पे आके बैठ जाती है, बिल्कुल चुपचाप, चारों तरफ निशब्द। फिर चोर जो बातें कर रहे थे वो सासू माँ और बहू रानी को साफ साफ सुनाई देने लगी। अनामिका भी बड़े ध्यान से सुन रही थी। अरे सुधा, इतनी बड़ी रकम हम पहली बार
इस तरह से चोरी कर रहे हैं। हाँ मल्ली, पर जहाँ तक मुझे पता है ये पहली बार भी और आखिरी बार भी। ऐसे क्यों कह रहे हो? मांदरपल्ली गांव के जमींदार के पास भी तो इतने पैसे, सोने और जेवर होंगे। अगर वहाँ पे भी हम अच्छे से लूटपाट कर लेते हैं तो इतने पैसे हो जाएंगे कि जिंदगी भर के लिए हमें सोचना नहीं पड़ेगा। अब इन लोग बिस्तर पे बैठ के चोरी की बातें सुन लेती है। फिर अनामिका सासू माँ से कहती है, सासू माँ, इन चोरों की बातें सुन के लग रहा है ये बहुत चालाक है। इनके बातों से तो समझ में आ रहा कि इनके पास सोने, पैसे, सिल्क की साड़ियाँ सब कुछ है, पर ये सारी चीजें ये कैसे और कहाँ पे छुपाते होंगे? कुछ समझ आ रहा है क्या? तो क्या मैं जाके पूछ कर आऊं कि आप लोग ये सब कहाँ छुपाते हैं? सासू माँ, आप चाहे कितना भी मजाक कर ले, कितना भी बड़ा जोक सुना ले, मैं चोरों के डर से बिल्कुल नहीं हंसने वाली हूँ। अगर मैं हंसती तो मुझे डर है कहीं चोर हमारे पास ना आ जाए। बताइए, क्या आप यही चाहती हैं? शारदा थोड़ी देर चुपचाप रहती है। फिर उसके दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया तरकीब आती है। वो तरकीब अपनी बहू रानी को वो बताती है। बहू, अगर हम हिम्मत का एक काम करें तो चोरों की बचाई हुई सारी रकम, पैसे, गहने हमारे हो सकते हैं। कैसे सासू माँ? अब बिना उनसे डरे, बिना उनके नजरों में आए और बिना उनके जानकारी के। सासू माँ, ये मुहावरे ना बाद में सुनाइएगा, असल कहानी पहले सुनाइए ना। वही तो बता रही हूँ बहू रानी, हमें चोरों का पीछा करना होगा, देखना होगा कि वो अपना सामान कहाँ छुपाते हैं, तो फिर सब हो गया। तब जाके अनामिका को सासू माँ की पूरी बात समझ में आती है। अनामिका कहती है, फिर हम सुबह सुबह जाके उनके छुपाए हुए पैसे, सोने, गहने सब ले लेंगे। आप यही बात कहना चाहती है ना माँ जी? हाँ बहू रानी, इसीलिए हमें अब देर ना करते हुए उन चोरों का पीछा करना होगा चुपके चुपके। सासू माँ, और अचानक से अगर कोई जानवर या भूत आ गया और वो चोर हमें देख लिए तो? बड़े ही चतुराई से अनामिका ने पूछा तो सासू माँ सोचने लगी। उस वक्त हम मरे हुए लाश की तरह नाटक करेंगे। चोर हमें देख के हमारे पास आएंगे, अपना हाथ हमारे नाक के पास रखेंगे, थोड़ी देर के लिए हम सांस रोक लेंगे। इस तरह सास बहू चर्चा करती है। फिर अंदर से तो बहुत डर था, लेकिन बाहर से साहसिकता दिखाते हुए सास बहू बिना आवाज किए जहाँ चोर बैठे थे वहाँ जाने लगती है। तभी चोरों को भी लगता है कि ये जगह उनके लिए उचित नहीं है। वो आसपास देखते हैं, फिर चोर भी वहाँ से जाने लगते हैं। सास बहू शारदा अनामिका उनका पीछा करने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो दो चोर एक कुएं के पास जाके रुक जाते हैं। सास बहू भी उन्हें रुकते देख एक पेड़ के पीछे जाके रुक जाती है। फिर उनके सारे लूटपाट के सामान वो दोनों उस कुएं में फेंक देते हैं। फिर अचानक से उन्हें शेर की आवाज आती है, इसीलिए चोरों को लगता है वहाँ रुकना ठीक नहीं होगा और वो भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद शेर कुएं के पास आता है। फिर सास बहू ने जैसी परिकल्पना की थी, वो दोनों पेड़ के पास लाश बनने की नाटक करने लगते हैं। फिर वो शेर धीरे धीरे सास बहू के पास आने लगता है। सास बहू भी उसे अपने पास आते देख कस के अपनी सांसें रोक लेती है। थोड़ी देर शेर इधर उधर घूमता है, फिर वहाँ से चला जाता है। बड़ा हिम्मत जुटा के शारदा धीरे धीरे आंखें खोलती है। फिर जब शेर नहीं दिखता तो वो अपनी दूसरी आंख भी खोलती है। उन्हें समझ में आ जाता है कि यहाँ पे ज्यादा देर रुकना सही नहीं होगा उनके लिए, इसीलिए वो अपने घर चली जाती है। 2 दिनों के बाद सास बहू चाय के दुकान में चाय पीते पीते अखबार में उन दोनों चोरों की तस्वीर देखी। चाय वाले से जब पूछा तो उन्होंने बताया कि वो 2 चोर मर चुके हैं। जैसे ये बात पता चला, सास बहू उस कुएं के पास गई और रस्सी बांध के कुएं के अंदर उतर गई। वहाँ पे उन्हें चमकता हुआ सोना दिखा। 2-3 अलग अलग बक्से भी दिखे। सारे बक्सों को रस्सी से बांध के सास बहू खींचते हुए उन्हें ऊपर लेकर आती है। उनके पति जो दूसरे देश में गए थे कमाने के लिए, उन्हें फोन करके वापस बुला लेती है, क्योंकि रातों रात सास बहू अब अमीर हो चुकी थी। फिर जरूरतमंदों को वो अन्नदान करती है। गर्मी में सबको ठंडा पानी पिलाने का बंदोबस्त करती है। ठंड में लोगों को कंबल दान करती है। साथ ही साथ फल, कपड़े, कंबल भी दान करती है। और इस पुण्य काम की वजह से सास बहू को लोग ढेर सारा आशीर्वाद भी देते हैं।